अब बात झारखंड की। क्या मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन गिरफ्तार होने वाले हैं? क्या उन्होंने इस बात की तैयारी कर ली है कि अगर उन्हें जेल जाना पड़ा तो उनका उत्तराधिकारी कौन होगा? क्या उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का इंतजाम कर लिया है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्होंने झारखंड की राजनीति को बीते कुछ दिनों से गर्म कर दिया है। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी 7 बार समन दे चुकी है। अवैध खनन का ये केस है और उसी में पूछताछ के लिए तारीख और समय तय करना चाह रही थी ईडी, लेकिन सोरेन ने समन का जवाब नहीं दिया। बदले में सोरेन ने 2 जनवरी को ईडी के समन को राजनीतिक साजिश करार दिया और 24 घंटे भी नहीं बीते थे और ईडी ने झारखंड में गहन छापेमारी शुरू कर दी। इस छापेमारी में अभिषेक प्रसाद का नाम शामिल है, जो हेमंत सोरेन के मीडिया एडवाइजर हैं। पहले छापेमारी की पूरी कहानी समझाते हैं। झारखंड में आज यानी 3 जनवरी के दिन 10 ठिकानों पर छापेमारी हुई। ईडी ने हजारीबाग के डीएसपी राजेंद्र दुबे के यहाँ पर भी छापा मारा है। साहिबगंज के जिलाधिकारी राम निवास के यहाँ पर भी ईडी की तलाशी चल रही है। राम निवास मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं, तो ईडी की रेड राजस्थान में उनके घर पर भी चल रही है। अब समझते हैं कि ये मामला क्या है। ये है साहिबगंज अवैध माइनिंग केस। इस केस में पंकज मिश्रा मुख्य अभियुक्त हैं, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। कौन है पंकज मिश्रा? सीएम सोरेन की विधानसभा सीट बरहेट में सोरेन के प्रतिनिधि, और पंकज मिश्रा की वजह से ही केस के तार जाते हैं हेमंत सोरेन तक। कैसे? इसकी टाइमलाइन आप देखिए। मार्च 2022 ईडी ने पंकज मिश्रा समेत कुछ अन्य लोगों पर केस दर्ज किया और इस मामले की जांच शुरू की। पंकज पर जमीन कब्जा करने और बड़ी संपत्ति अपने नाम करने का आरोप लगा। 7 जुलाई 2022 को ईडी ने झारखंड में साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी, बरहरवा कोट समेत 19 ठिकानों पर छापेमारी की। 5 करोड़ 34 लाख रुपए और कुछ दस्तावेज जब्त किए गए। दाहू यादव नाम के शख्स के खाते से भी पैसे जब्त किए गए। दाहू यादव के बारे में जानकारी सामने आई कि वो पंकज मिश्रा के करीबी हैं। 8 जुलाई 2022 को ईडी ने पंकज मिश्रा के घर पर छापा मारा। 15 जुलाई 2022 को ईडी ने बयान जारी किया कि झारखंड में अवैध खनन मामले में कई बैंक खातों से 11 करोड़ 88 लाख रुपए सीज किए गए हैं। इसके साथ ही अवैध खनन मामले में कुल जब्त कैश का अमाउंट बढ़कर 36 करोड़ 58 लाख हो गया है। 19 जुलाई 2022 को ईडी ने पंकज मिश्रा से पूछताछ की। 20 जुलाई को पंकज मिश्रा को अरेस्ट भी कर लिया गया। ईडी ने पंकज मिश्रा के केस में एक चार्जशीट दायर की और कहा गया कि 8 जुलाई को पंकज मिश्रा के घर छापेमारी में एक सीलबंद लिफाफा मिला, जिसमें एक पासबुक और 2 चेकबुक मिली। 2 साइन चेक मिले जिनका नंबर था 004718 और 004719। साथ ही 31 पन्नों की ब्लैंक चेक भी मिले। ये सभी बैंक दस्तावेज हेमंत सोरेन के बैंक ऑफ इंडिया की साहिबगंज ब्रांच के खाते से जुड़े हुए हैं और यहीं से केस में हेमंत सोरेन की एंट्री हो गई। अब बारी थी हेमंत सोरेन के नाम ईडी के समन जारी होने की। 2 नवंबर 2022 को ईडी ने हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए पहला समन भेजा। इसके बाद से प्रवर्तन निदेशालय कुल 7 समन भेज चुका है, लेकिन सोरेन ने किसी समन का जवाब नहीं दिया। 30 दिसंबर को ईडी ने सोरेन को 7वां समन जारी किया और लिखा कि अब तक जारी किए गए समन पर आपने एक बार भी दफ्तर आकर बयान दर्ज नहीं कराया है, इसलिए आपको आखिरी मौका दिया जा रहा है। 7 दिन के भीतर बयान दर्ज कराने के लिए आइए और समय स्थान तय कर लीजिए। क्योंकि ईडी ने अपने आखिरी समन में ये साफ कर दिया था कि ये मौका आखिरी है, लिहाजा इसके बाद सोरेन के पास बहुत सारे ऑप्शंस बचने वाले नहीं थे। ऐसे में झारखंड में शुरू हो गई राजनीति। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने इस पर क्या कहा, पहले वो सुनिए। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था कि ऐसी कोई बात अभी फिलहाल नहीं है और उन्होंने कहा कि किसी को डरने की बात नहीं है। ईडी ने जो समन उन्हें किया था, 7वां समन था, इस पर जवाब उन्होंने दे दिया है और ऐसे जवाब दिया है कि उस पर ईडी दोबारा पूछताछ कर ही नहीं सकती है। इसलिए ईडी का कोई डर है नहीं उनको। ये बात और है कि दूसरे किसी रास्ते से कोशिश कर रही है बहुत ज्यादा, शुरुआती दिनों से ही, जब से सरकार बनी है, कि कैसे भी करके सरकार गिराया जाए। ये तो प्रयास उनका शुरू से ही चल रहा है, तो उससे लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि गुरुजी का खून है उनमें, वो डरते नहीं है, इसी तरह से लड़के ही वो आगे बढ़ेंगे। ना पहली बार है ना अंतिम बार है, ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा जब तक चुनाव रहेगा। तो हम तो पहले ही बोल दिए थे भाई ये होना है। जो भी जांच एजेंसियां हैं सब लोग दबाव में काम कर रहे हैं। पहले से हेमंत सोरेन को तो हम लोग कह रहे थे कि ये सरकार भ्रष्ट है, इसको तो हटना चाहिए, हटाना चाहिए। इसको हम लोग मांग कर चुके हैं, विधि सम्मत राज्यपाल को कार्रवाई करनी चाहिए। हम सब लोग मिल चुके हैं गवर्नर से। लेकिन अभी जो नया जो परिस्थिति पैदा हुई उसमें अगर इस प्रकार की
कोई प्रस्ताव प्रपोजल राज्यपाल के पास जाता है तो ये फिर गलत होगी, क्योंकि वो चुनाव कराना मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन के लिए मुश्किल है। सवाल उठता है कि जब ईडी समन पर समन पकड़ा रही है तो उस समय सोरेन के खेमे में क्या चल रहा है। सुनिए पत्रकार आनंद दत्ता को। हेमंत सोरेन को लगातार ये 7वीं बार समन भेजा है। इसमें 2 मामले हैं। एक तो रांची में एक जमीन का मामला है कि जो ट्राइबल लैंड इन्होंने अपने नाम पे खरीद लिया है जो कि इलीगल है, और दूसरा मामला है कि साहेबगंज में जो माइनिंग हुई है पत्थर खासकर पत्थर और बालू की, उसमें लगभग 1000 करोड़ की माइनिंग का मामला है, जिसमें जो लोग बाकी जो और आरोपी है, कुछ जो लोग अरेस्ट हुए हैं, उनमें से कुछ ने मतलब ये कहा जा रहा है, हालांकि चूंकि मतलब दिक्कत इसमें यही सबसे बड़ी हो जाती है ईडी से संबंधित खबरों में कि ईडी ने आज तक कोई ऑफिशियल बाइट या बयान कभी किसी सामने दिया नहीं, चाहे वो मतलब धीरज साहू जो सांसद है उनके यहाँ जो 350 करोड़ जब्ती की बात की थी, ईडी की तरफ से कोई बयान नहीं, लेकिन मामला फ्लोट होता गया और वो मीडिया में चलता गया। तो उसमें साहिबगंज केस में है कि 1000 करोड़ अवैध खनन का मामला है, जिसमें जो कुछ लोग अरेस्ट हुए उन्होंने कहा जा रहा है कि सीएम का नाम लिया है, जो इस मामले में सीएम से आगे पूछताछ करने के लिए ईडी लगातार उनको समन भेज रहा था कि आप आए। अब इसमें यह है कि सीएम, जहां तक मेरी जानकारी है, सीएम ने ये प्लान किया है कि ईडी को बुलावा भेजा जाएगा कि अब आप हमारे यहाँ ही आए और हमसे पूछताछ करिए। ये एक प्लानिंग है। दूसरा, अगर ईडी आके पूछताछ करती है और कोई सीन बनता है सीएम के अरेस्टिंग का, हालांकि उसकी संभावना बहुत कम है फिलहाल की जो स्थिति बन रही है। 7 बार समन भेजा है, तो अब इसमें ये होगा कि ईडी ने आखिरी बार सीएम से कहा कि आप बताएं कि हम आपके पास कब आए, करेक्ट। तो अब सीएम ने उसका जवाब भेज दिया है और सीएम ने लिखित जवाब में यही कहा है कि ये जो आप आरोप मतलब किस लिए आप पूछताछ के लिए बुला रहे हैं ये स्पष्ट नहीं है, इसीलिए इसको स्पष्ट करें। तो फिर एक लेटर चला गया है। अब यह होगा कि ईडी उसका जवाब देगा कि हम इस मामले में आपसे पूछताछ करना चाहते हैं। तो हो सकता है सीएम उनको जहां वो खुद चले जाएं ऑफिस, या उनको अपने आवास बुलाकर पूछताछ का टाइम दे दे। एक तो ये चीजें हो सकती है। अब रही बात कि अब सीएम अगर अलाउ करते हैं कि आप हम आ रहे हैं या आप हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जेएमएम के अंदर या हेमंत सोरेन के अंदर थोड़ा बहुत डर तो है कि अरेस्टिंग हो सकती है। ये तैयारी सब कुछ, ये जो मैसेजिंग है ये उसी के लिए है। अगर अरेस्टिंग होती है, या हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है, अगर अरेस्टिंग होती है तो इसका पॉलिटिकल माइलेज सबसे ज्यादा, और अगर मिलेगा तो केवल और केवल जेएमएम को मिलेगा और हेमंत सोरेन को मिलेगा। बीजेपी को कहीं से इसका पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलने जा रहा है। फिर टीवी पर खबरें चलने लगीं कि सीएम सोरेन की कुर्सी से इस्तीफा दे सकते हैं क्योंकि सोरेन के खिलाफ ईडी का गिरफ्तारी का वारंट जारी हो सकता है। ऐसी भी खबरें चल रही हैं। तो वो सीएम की कुर्सी पर नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा, और नाम चल रहा है उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का। इस खबर को और हवा मिली जब गांडेय विधायक और झामुमो नेता सरफराज अहमद ने अपने विधायकी से इस्तीफा दे दिया। 1 जनवरी को जब सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया तो उन्होंने कहा कि उन्हें निजी कारणों से ये इस्तीफा वो दे रहे हैं, लेकिन उनके मन में राज्य का भविष्य चल रहा है। इसके बाद कयास सामने आए कि क्या ये सीट कल्पना सोरेन के लिए खाली की गई है। हालांकि 3 जनवरी को पीटीआई से बातचीत में हेमंत सोरेन ने कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की संभावनाओं को खारिज कर दिया, लेकिन उन्होंने इस बात पर कुछ नहीं कहा कि झारखंड के राजभवन में पहुंचे सीलबंद लिफाफे में उनका इस्तीफा है या नहीं। तो सवाल वाजिब है कि क्या झारखंड में सीएम बदल सकता है? यदि हाँ, तो हेमंत सोरेन का उत्तराधिकारी कौन होगा? सुनिए एक्सपर्ट्स को। सबसे मजबूत ऑप्शन है वो है शिबू सोरेन है कि अपने जगह सीएम शिबू सोरेन को सीएम बना दे। दूसरा ऑप्शन कल्पना सोरेन हो सकती है। कल्पना सोरेन के ऑप्शन होने पर अगर उनको सीएम बनाया जाता है, और जो गांडे विधानसभा जहां से सरफराज अहमद ने जेएमएम की जो विधायक ने सीट छोड़ी है, खास 31 दिसंबर को, वो भी एक मतलब बीजेपी की ये था कि 5 तारीख के बाद अगर ये रिजाइन होता, यानी कि 5 जनवरी के बाद, तो झारखंड विधानसभा के 1 साल का हो जाता वो, मतलब बचा, मतलब 1 साल दिन बचता और उसमें फिर चुनाव नहीं हो सकते थे। लेकिन इसीलिए 31 तारीख को प्लान के तहत वो रिजाइन करवाया गया है, जिसमें अब वहां से जिसको भी चाहे जेएमएम लड़ा सकती है। ये कल्पना सोरेन भी हो सकती है, और अगर शिबू सोरेन, अगर कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति नहीं बन पाती है, जिसकी की संभावना बहुत ज्यादा है क्योंकि उनके परिवार में भी फूट पड़ सकता है। भाई, छोटे भाई एमएलए हैं, भाभी उनकी जो सीता सोरेन वो लगातार पार्टी से नाराज चल रही थी। तो ऐसे में शिबू सोरेन मजबूत ऑप्शन है, उनके नाम पर कोई भी मतलब ना नुकुर नहीं कर पाएगा। एक ऑप्शन वो है। दूसरा ऑप्शन ये कल्पना सोरेन। और अगर इन दोनों के बाद भी अगर कुछ होता है
तो एक तीसरी संभावना यह है कि कांग्रेस के कुछ विधायक, जब फ्लोर टेस्ट की नौबत अगर विधानसभा में आती है, तो कांग्रेस के कुछ विधायक और जेएमएम के जो दो खासकर जो खुले तौर पर नाराज विधायक हैं, एक सीता सोरेन और एक लोबिन हेम्ब्रम, ये दोनों जेएमएम के एमएलए और खुलकर पार्टी के खिलाफ बगावत करते रहे। तो तब फ्लोर टेस्ट की नौबत जब आएगी तब मामला इनका थोड़ा फंस सकता है। उम्मीद है कि जल्द ही ये स्थिति साफ हो जाएगी। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।